जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरा नाम है शिवराज सिंह गंगवार और इसी नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हम आपको 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। आज हमारी 12वीं क्लास है। जहां से हमने कल अपनी क्लास समाप्त की थी, वहीं से आज हम अपनी क्लास शुरू करेंगे। हमारी प्रश्नावली 3.1 हो गई थी। अगली प्रश्नावली के लिए नए टॉपिक शुरू कर रहे हैं और इसे ध्यान से सीखिए ताकि आप पूरी प्रश्नावली के सवालों को अच्छे से हल कर पाए। शुरू करते हैं अपनी क्लास। देखिए, अब हम रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधियां सीखेंगे। किन किन विधियों से सवाल हल होते हैं। देखो, विधियां तुम सीख रहे हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में जब सवाल पूछे जाएंगे ना, एक विधि का नाम लेकर पूछ जाके इसी विधि से आप हल कीजिए, तभी आप उसी विधि से हल करेंगे। नहीं तो आप किसी भी विधि से आप उस सवाल को हल कर सकते हैं। ऐसे एक सवाल को हल करने की कई सारी विधियां होती हैं। जब तक सवाल में एक विधि का नाम लिखा ना हो कि आप इसी से हल कीजिए, तब तक आप उससे हल मत करना। और उस समय आप उसी विधि को चॉइस रखना जो आपको सबसे अच्छे से आती हो सर, और कम समय में हल कर पाए। ठीक है, हम कई सारी विधियां पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। जैसे दो चर होते हैं हमारे पास, रैखिक युग्म में दो चर होते हैं, तो किसी एक समीकरण को दूसरे किसी एक समीकरण में एक चर को दूसरे चर के रूप में लिखते हैं। जैसे x प्लस वाई प्लस 10 इजकल टू 0। दूसरी है 5x प्लस 2y प्लस 12 इजकल टू 0। तो इस समीकरण में किसी एक समीकरण के कोई भी एक वेरिएबल को, जैसे x या y को दूसरे वेरिएबल के रूप में परिवर्तित कर लेंगे। जैसे हमारी पहली हमें समीकरण थोड़ी सरल लग रही है, x प्लस वाई प्लस 10 इजकल टू 0। इसमें क्या करेंगे, हम x एक तरफ रखेंगे और y और अचर पद दूसरी तरफ ले जाएंगे, और जो उसमें x का मान आता है उसको दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे, जिससे कि वो समीकरण एक चर के रूप में आ जाए। और एक चर और अचर पद हमारे पास हो तो उस एक चर का मान हमारे पास आ जाता है। ऐसे हम सवाल को हल करेंगे। ठीक है, सवाल के दौरान सीखते हैं कैसे इस विधि का उपयोग करते हैं हम। ठीक है, इस विधि में कुछ नहीं है, बस सवाल के दौरान सीख रहे हैं। एग्जाम्पल है प्रतिस्थापन विधि द्वारा, एक टॉपिक यहां लिख लें, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इसमें क्या है, देखो, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। क्या है सवाल। सवाल है 7x माइनस 15y इजकल टू 2। दूसरी है समीकरण x प्लस 2y इजकल टू 3। देखिए, इसमें एक समीकरण ये है, इसमें एक समीकरण 2 है। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में करते हैं, जैसे एक चर ये है इस समीकरण में, चर ये है इस समीकरण में, चर ये है। चर यानी कि वेरिएबल्स वो होते हैं जिनके मान बदलते रहते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण में, चाहे इसमें चाहे इसमें, एक वेरिएबल्स को दूसरे उसके रूप में लिख लेंगे। जैसे x को एक तरफ और y को बराबर के दूसरी तरफ, जो हमें सरल लगे उस समीकरण को हल करते हैं, उस समीकरण को उस पद में व्यक्त करते हैं। जैसे हमें ये लग रही है कि हम इसको x को
इसमें अगर इसे करेंगे ना तो इसमें बटे में मान आएगा, तो उसको भिन्न में हल करने में थोड़ी में परेशानी आ सकती है। ठीक है, हल तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा लंबा होगा, लेकिन इसमें क्या हमें ये सरल लग रही है, इसको हम बदल लेंगे। इसमें क्या करेंगे, हम x के रूप में व्यक्त करते हैं। अब x एक तरफ, अब इसमें 2y दूसरी तरफ, 2y दूसरी तरफ, 3 माइनस 2y। ठीक है, 3 माइनस 2y हो गया। अब ये क्या हो गया, अब इस समीकरण को हमने इस x के चर के रूप में व्यक्त कर लिया, x एक तरफ और दूसरी तरफ। अब हम क्या करेंगे, इस x के मान को इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन लिखा है ना, तो हम इसी शब्द का प्रयोग करेंगे। x के मान को समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक। अब क्या करेंगे, x के मान को इसमें रख देंगे हम। देखिए कैसे रखेंगे, 7 इंटू एक्स का मान क्या है, 3 माइनस 2y। एक्स का मान है 3 माइनस 2y। ठीक है, माइनस 15y इज इक्वल टू 2। अब देखिए इसमें एक ही चर है, अब इसको हम हल कर सकते हैं। y का मान आएगा, y का मान यहां रख देंगे, x का मान आ जाएगा। बहुत सरल है। ठीक है, 7 के अंदर गुणा कर दो, 7 या 21 प्लस माइनस माइनस, 7 दूनी 14, 14y माइनस 15y बराबर 2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 2 को इधर ले जाएंगे और ये y ना, पहले इनको 2 हम जोड़ दे रहे हैं। 14 और 15 कितने हो गए, 29 y इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे, 21 को उधर ले जाएंगे, माइनस के 29 y। ठीक है, 2 21 इधर प्लस में, उधर पहुंच जाएंगे माइनस में। ठीक है, माइनस 29 y प्लस माइनस के 21 ज्यादा है, तो माइनस के 21 में से 2 गए, माइनस का 19। ठीक है, इसको आप लिख लिया ना, हम इसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 19 बटा 21 29। ठीक है, ये हमारा y का मान आ गया। अब हम इस समीकरण में, ये क्या कौन सी आ गई, समीकरण 3 के रूप में लिख ले रहे हैं। अब हम y के मान को समीकरण 3 में रखने पर ठीक है, हम क्या करेंगे, वो आप लिख लेना, हम उसे मिटा दे रहे हैं। ठीक है, y का मान क्या है, 19 बटे 29, ये समीकरण 3 है। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू y का मान है 19 बटे 29। ठीक है, अब इसको हल कर लो, 29 की 3 से गुणा करेंगे, 3 गुणा 29 माइनस 19 दूनी 38 अपॉन 29। ठीक, 3 ने 27, 3 दूनी 6, 2 8 माइनस 38 अपॉन 29। ठीक है, कितना आ गया, 7 में से 8 जाएंगे नहीं, तो ये कहां से ले लेंगे, 17 होगा, 17 में से 8 गए 9, और यहाँ पे कितने 7 में से 3 गए 49 बटे
29, ये आ गया x का मान। ये आंसर है हमारा, ये निकालना था। ठीक, 49/29 यही मान है। अगर हमको चेक करना है ये सही है गलत, तो पता क्या करेंगे हम, किसी भी एक समीकरण में चाहे ये हो चाहे ये हो, एक्स वाई का मान रख लेंगे, दोनों साइड अगर बराबर आ जाएंगी तो वो क्या होगा, हमारा आंसर चेक हो जाएगा सही। अगर बराबर नहीं आती है तो हम लोग कोई ना कोई गलती करिए, फिर से सवाल हल करेंगे। ठीक है, हमारे आंसर ठीक है, हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, जब तक सवाल में किसी विधि का नाम मेंशन न किया गया हो तब तक हम सवाल को अपनी सुविधा अनुसार किसी भी विधि से कर सकते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, लिख लीजिए। आफताब 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 अपनी पुत्री से अपनी पुत्री से कहता है कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था अब से 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ग्राफीय रूपों में
व्यक्त कीजिए, ये सवाल है। ठीक है, ये सवाल है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष के बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीगल के रूप में ग्राफिक में व्यक्त करना है। कैसे करेंगे? देखिए, कुछ नहीं है, सवाल लंबा है, लेकिन देखो गणित में क्या होता है, सवाल में जैसा जैसा कह रहा है बस वो चीज समझ लीजिए। मतलब 90% सवाल वही हल हो गया अगर आपने सवाल को अच्छे से समझ लिया। सवाल कहना क्या, पूछना क्या चाहता है, आपका सवाल वही हो गया। उसके बाद तो बस कैलकुलेशन करनी होती है। सवाल क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, पहले अब हम इसमें कुछ मान लेते हैं, मान लेंगे, माना आफताब की आयु, आफताब की आयु x वर्ष है, तब पुत्री की आयु, आफताब की पुत्री की आयु y वर्ष होगी। ठीक है, ये हमने मान रखा है। अब जो सवाल हम दे रखा है वो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जो कह रखा है बस वही करना। देखो, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मैं यानी कि मैं आफताब, तुमसे यानी कि तुम कौन हो, भाई हो, मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 वर्ष पूर्व, मेरे में से 7 वर्ष घटा देंगे। ठीक, मेरे में से 7 वर्ष घटा देंगे, और 7 वर्ष पूर्व तुम्हारे आयु में से हम 7 वर्ष घटा देंगे। ठीक, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तुमसे, तुमसे ये है तुम यानी कि पुत्री, 7 गुनी आयु का था। एक समीकरण आ जाएगी। ठीक है, ये कंडीशन है। अब इसको हल कर लीजिए, या पहले हम लिख लेंगे उसके बाद हल करेंगे, क्योंकि हमारे पास नीचे बोर्ड की कमी है, और इसे मिटा के फिर हम हल करेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, अब से 3 वर्ष के बाद, दूसरा प्रश्न में ही दे रखा है, अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि अब से 3 वर्ष के बाद तुमसे, मैं यानी कि मैं तुमसे 3 वर्ष के बाद, यानी कि जोड़ देंगे 3, दोनों की आयु में 3 जोड़ देंगे, तुमसे 3 गुनी आयु को रह जाऊंगा। तुमसे 3 गुनी, यानी कि गुनी का मतलब होता गुणा, आयु का रह जाऊंगा। एक समीकरण इससे आ जाएगी, एक समीकरण इससे आ जाएगी, दोनों दो वेरिएबल, 2 समीकरण है, उनको हल कर लेंगे हम। ठीक, आंसर आ जाएगा हमारा। हम मिटा दे रहे हैं, अब ऊपर सवाल मिटा दे रहे हैं। ठीक है, सवाल मिटा दे रहे हैं ताकि हमारे पास जगह हो जाए लिखने के लिए। आप सवाल को नोट कर चुके होंगे, पूरी उम्मीद है। ठीक है, इस समीकरण को लिख लिया, इस समीकरण हल कर रहे हैं, पहले समीकरण को, इसको हल कर रहे हैं। x माइनस 7 के अंदर गुणा 7y माइनस 7 ठीक, ठीक है। हम क्या करेंगे, किसी भी एक समीकरण को बदलना है तो यहीं पे एक बार बदल ले रहे हैं, 7 को उधर ले जाएंगे हम। x बराबर 7y माइनस 49, 7 इधर पहुंच गए, इधर 7 प्लस में आ जाएंगे, 7y माइनस 49 में से 7 के कितने बचे, 42। ठीक है, 42 बचे। और समीकरण दूसरी क्या है, ये समीकरण बनती है, दूसरी कंडीशन से आ गई, x प्लस 3 बराबर 3y
अंदर गुणा कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। वो वैसे लिखी हुई गुणा कर देंगे, 3/3 9। अब क्या करेंगे हम, y वाले पद को इधर ले आएंगे, x माइनस 3y, और चर वाले पद को उधर ले जाएंगे, 9 माइनस 3, ठीक है। x माइनस 3y बराबर 9 में से 3 गए 6। अब यहाँ क्या करेंगे, ये आगे समीकरण, ये दूसरी समीकरण, इसे ये तो दूसरी ये से सरल किया ना, दूसरी ही समीकरण है, ठीक है। ठीक है, ये समीकरण मान ले रहे हैं, ठीक है। इसको ही सरल किया है, ये बनना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर बात बराबर है, ठीक है। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। x क्या, 7y माइनस का 42 माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। 7y में से 3y गए, कितने बचे, 4y बराबर 6। 42 तक माइनस उधर पहुंच जाएंगे, प्लस का 42, 4y 42 और 6 48, y बराबर 48/4, 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो y बराबर कितना आ गया, 12, ठीक है। अब y के, यहां पे लिख लेंगे, y के मान को आप क्रम से लिख के जाएंगे, नीचे हमारे पास तो बोर्ड है, हम तो किधर भी लिखेंगे, लेकिन आप कॉपी में क्रम से नीचे लिख के जाएंगे, ठीक है। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, x बराबर 7, y का मान कितना है 12 माइनस का 42, कितना आ गया 12 सत्ते 96 माइनस का 42, x बराबर 6 में से 2 कितने बचे 8, 9 में से 4 कितने बचे 5, ठीक है। इसका मतलब है 12 सत्ते 84 होते हैं, 12 96, 12 सत्ते 84, ठीक है। 12 सत्ते 84 होते हैं, गलती हो गई, 12 सत्ते 84, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 4 गए 4, ठीक। ये आंसर कितना आ गया 42। इसका मतलब क्या होता है, हम नीचे अब लाइन लिखेंगे, वैसे ही आप लिख के दिखा रहे हैं, कहीं आप ये समझे, हम बोर्ड में भी ऐसे लिख दें, बोर्ड में ऐसे नहीं, बोर्ड में जैसे बताना वैसे लिखेंगे, क्रम से लिखते जाइए, सब कुछ आपको बताएंगे, आपको अपनी तरफ से कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप समझते जाइए, ठीक है। अब आफ्ताब की आयु ऐसे लिखेंगे, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु कितनी है, x कितनी है 42 वर्ष। तब उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु कितनी थी 42 मानी थी ना, 42 कितनी आ गई, 22 मानी थी, 22 कितनी आ गई 12 वर्ष, ठीक है। ये आंसर है, ऐसे करते चले जाएंगे, सिंपल सवाल है, जैसा हम बता रहे हैं वैसा करते जाइए। देखिए बोर्ड में, बोर्ड के पेपर को कैसे हल करेंगे हम, कैसे सवाल को हल करेंगे, बोर्ड में क्या क्या करेंगे, सब कुछ हम आपको यहाँ पर बताएंगे। हमारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, जब सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र आए हुए हैं उनको हम हल करवाएंगे यहीं पर, आपको बोर्ड पे हल प्रश्न पत्र को लाके बोर्ड पे हल करके दिखाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। उसको हल करेंगे जिससे कि आपको प्रश्न कैसे आएंगे इसकी जानकारी हो जाए
और बोर्ड में सवालों को कैसे हल किया जाएगा उसकी जानकारी हो जाए। ठीक है, और बोर्ड में किन किन बातों का ध्यान रखना होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, उन सारी चीजों को हम यहाँ पर बताएंगे, बोर्ड पे आपको खुद बताएंगे। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस जैसा हम बता रहे हैं वैसा पढ़ते चले जाइए, आपको बोर्ड में फायदा ही होगा। आपको 90 प्लस नंबर लाने ही लाने हैं, हर हालत में लाने हैं। ठीक है, और कोई अच्छा बच्चा होगा वो 100 प्लस 100 नंबर भी लाएगा। 100 प्लस तो होते नहीं है, 100 नंबर भी आएंगे उसके, बस ग्रेड होता है ए प्लस, ए प्लस ग्रेड आ सकता है। ठीक है, हमारे साथ जो भी छात्र पढ़ रहे हैं उनके अगर 100 नंबर आएंगे, मैथ में पूरे 100 में 100 नंबर आएंगे, वो हमारे पास कमेंट बॉक्स में अपनी मार्कशीट शेयर करेंगे कि हम आपसे पढ़े थे सर, हमारे 100 नंबर आए हैं। तो उनको व्यक्तिगत रूप से खुद उनके पास जाएंगे और उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट करेंगे उसी टाइम। देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, एक दुकान में दो पेंसिल, ठीक, दो पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है, और 4 पेंसिल और 6 रबड़ों और 6 रबड़ों का मूल्य 18 है, का मूल्य 18 रुपए है, 18 रुपए है। प्रत्येक पेंसिल रबड़ का मूल्य याद कीजिए। प्रत्येक पेंसिल व रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल में जो चीज दे रखी है उसके अनुसार, और जो चीज नहीं दे रखी वो हम मान लेते हैं, और जो सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे और समझ लेंगे सारा, और पूरा सवाल हल हो जाता है उसी टाइम। एक दुकान में 2 पेंसिल 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपए है, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन है 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है। तो पेंसिल रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। माना पेंसिल x रबड़ y है। अब जैसा सवाल दे रखा है प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? देखो, दो पेंसिल क्या है x, 3 रबड़ों और रबड़ क्या है y का मूल्य, इन दोनों का मूल्य यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे, इनका मूल्य क्या बैठ रहा है? 9 रुपए। एक समीकरण ये आ गई हमारे पास। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या है? 4 पेंसिल यानी कि x, 6 रबड़ यानी कि y का मूल्य, इन दोनों को जोड़ देंगे, का मूल्य क्या है? 18 रुपए। ये दूसरी समीकरण आ गई। इन दोनों को हल कर लेंगे, हमारा एक्स वाई में जो मान आएगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, हल कैसे करेंगे? देखो, अगर इस सवाल में, ये सवाल तो पेपर में जनरल आएगा, इसमें कहीं नहीं लिखा है आप किस विधि से हल करेंगे, तो इस सवाल को हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर पेपर में आए तो हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर पेपर में मेंशन किया होगा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तो उसी से हल करेंगे। ठीक है, जो हमें सरल लगेगी। इस देखो, ये इस समीकरण में कुछ सरल हो रहा है, इसे हमको, इसे पहले हम सरल कर लेंगे तब दो समीकरण मानेंगे। सरल कर लो, 2 कॉमन ले लो इसमें से। 2 कॉमन लीजिए, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 3y, ठीक, इक्वल टू 80। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 2 नेम 18, 2x प्लस 3y बराबर 9। ठीक, ये आ गई समीकरण 2, ये आ गई समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण 2 आ गई। अब देखिए, हमें इसे देखने से पता चल रहा है कि हमने पहले भी तो पढ़ रखा है, हम तो इस विधि से भी तो हल कर सकते हैं इसको। a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। ठीक है, a1 क्या है? इसमें 2 है, a1 क्या है? 2 है। b1 क्या है? a2 क्या है? 2 है, बराबर b1 क्या है? 3 है, बटे b2 क्या है? ये भी 3 है। c1 क्या है? 9, c2 क्या है? 9। एकम देखो, ये बराबर है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, अगर ये बराबर है, इसका मतलब होता है कि इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, ये दोनों समीकरण रेखाएं संपात्य होंगे, इसके अनंत हल होंगे। ठीक है, एक से अधिक मूल्य होंगे इसके, पेंसिलों के और रबड़ों के एक से मतलब कितने भी हल हो सकते हैं, इसके बदलते रहेंगे, अनंत हल होंगे। ये भी आंसर है। अगर हमारा होता, अगर हमारे उसमें कंडीशन नहीं दे रखी होती किस विधि से हल करूं, तो ये एक विधि ये भी हम लिख देंगे, क्योंकि ये बराबर है, इसीलिए पेंसिल व रबड़ के एक से अधिक मूल्य होंगे। ठीक है, इसके बहुत सारे हल होंगे, इसका कोई एक अद्वितीय मान नहीं है, इसका कोई एक से अधिक मूल्य होंगे या अपरिमित। अपरिमित का मतलब ये नहीं कि इसके लाख 2 लाख गिनती नहीं है, मतलब मूल्य इन्हीं में से होंगे, और इसके एक से अधिक मूल्य होंगे। वो दुकानदार की मर्जी है, वो कितने में बेचेगा, और इनकी मर्जी है हम कितने में खरीदेंगे। ठलवाव करते हैं ना, यहाँ पर ठलवाबाजी हो रही है बस, और कुछ नहीं। अब जितने भाई कोई मूल्य ठहर जाएगा उतने में आ जाएगा। देखिए, ये जो लिखा हुआ है, आपको उम्मीद है ये लिखा हुआ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इससे पहले क्लास में क्या हुआ था, थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था हम छोटा लिख रहे हैं। अगर ये भी समझ में ना दिखता हो तो इससे और बड़ा हम लिखेंगे। आप बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता देना ये हमें और भी छोटा लग रहा है, तो और भी बड़ा लिख देंगे। उम्मीद है ये आपको सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमें भी दिखते हुए ठीक लग रहा है कि ये जो शब्दों का जो साइज है वो ठीक है। ठीक है, ये आंसर आ गया वैसे तो। और दूसरी विधि जो इसमें चल रही है प्रतिस्थापन विधि, हम तो उससे हल करेंगे, होगी हमारी प्रश्नावली में दे रखी है प्रतिस्थापन विधि।
प्रतिस्थापन विधि हम क्या करते हैं, हम कोई एक के मान 2x, x को y को उधर ले जाएंगे, 9 माइनस 3y, ठीक। x देखो इस समीकरण में वैसे तो हम 2 को नीचे ले जाते फिर हल करते बात हो जाती, लेकिन इस कैलकुलेशन सरल करने के लिए पता क्या होगा, ये 2x है, ये जैसे का ये लिखा है वैसे ये लिखा है। अब हम यहाँ पर कर सकते हैं, लिख सकते हैं सवाल को, कैलकुलेशन को सरल करने के लिए 2x का मान समीकरण एक में रखने पर, देखिए 2x मान क्या है, 9 माइनस 3y, यहाँ क्या है प्लस का 3y बराबर 9, ठीक। ये क्या हो गया, माइनस प्लस कट गए, 9 बराबर 9, साइड बराबर होती है, इसका मतलब इसके अनंत हल होंगे, कोई निश्चित हल है ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल समझ नहीं रहे, कोई निश्चित हल नहीं है, ठीक है, कोई निश्चित हल नहीं है। समझ आ गया, मिटा दे रहे हैं सेम। अगला एग्जाम्पल है, क्या है, दो रेल की पटरियां रेल की पटरियां समीकरणों x प्लस 2y माइनस 4 इजकल टू 0, ठीक है, और 2x प्लस 4y माइनस 12 इजकल टू 0 द्वारा निरूपित हैं, निरूपित की गई हैं, क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी। देखिए इसमें दे रखा है कि रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, हमसे ये पूछ रहा है कि क्या रेल की पटरियां एक दूसरे को काटेंगी। इसमें कोई पेपर में सवाल आए ना तो ये एक लाइन का सवाल है, केवल एक लाइन का सवाल कैसे है, एक लाइन का सवाल इसलिए हम पढ़ चुके हैं, a1/a2 बराबर b1/b2, अगर इनका दोनों का अनुपात बराबर है, ठीक है, अगर इन दोनों का अनुपात बराबर है तो रेखाएं कैसे होंगी, समांतर होंगी, तो रेखाएं समांतर होंगी, बस रेखा समांतर होंगी।
अगर रेखा समांतर है तो वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। और रेल की पटरियां क्या होती हैं, समांतर ही तो होती हैं, कभी काटती हैं। कभी रेल की पटरी ऐसी होती कि अब आखिर में जाके ऐसी हो जाए, अगर ऐसी हो जाएंगी ना तो ट्रेन चल ही नहीं पाएगी, ट्रेन चल ही नहीं पाएगी, पलट जाएगी। इसलिए रेल की पटरियां हमेशा समांतर होती हैं। तो सवाल में हमसे पूछा है कि क्या ये समीकरण दी रखी हैं, क्या ये समांतर रेखाएं हैं दोनों, ये समीकरण क्या समांतर है, बस ये पूछ रहा है, हमें समांतर बतानी है। कैसे बताएंगे, देखो बहुत सारे कुछ छात्रों ने हमसे यहाँ पर जो रहते हैं ना उन्होंने भी, और कुछ ने कमेंट के द्वारा भी हमसे कहा था कि आप कंपटीशन का मैथ पढ़ाइए। देखो कंपटीशन में इसमें कोई अंतर नहीं है। अगर आप कक्षा 6 से 12 तक के गणित को अच्छे से पढ़ लेंगे ना, अच्छे से नियम के साथ, तो कंपटीशन का मैथ कुछ नहीं है। कंपटीशन में क्या है, ट्रिक के पीछे से भागते हैं। ट्रिक कुछ नहीं, ट्रिकों को क्या पता क्या करना पड़ेगा, हर ट्रिक को आपको बहुत सारी चीज याद करनी पड़ेंगी जो संभव है नहीं आपके लिए। आपको अगर नियम पता होंगे ना तो एक से कई सवाल हो जाएंगे। ट्रिक में नियम में क्या अंतर होता है, नियम क्रम से चलता है और ट्रिक क्या होती है, शॉर्ट होती है। तो उसमें देखो मैथ में ट्रिक ज्यादा याद करनी पड़ेंगी, तो उससे अच्छा हम नियम सीख लें। नियम सीखने का मतलब होता है हम सवाल की इतनी प्रैक्टिस कर लें कि इनकी जो कैलकुलेशन होती है वो अपने दिमाग में हल करने लग जाए। कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन अपने दिमाग में हल करें, कम से कम नोट करें। तो अगर इतना लंबा सवाल होगा, हमारे दिमाग में कैलकुलेशन चल रही होगी तो हम एक लाइन में कर देंगे। बस यही ट्रिक होती है। ट्रिक का मतलब बस यही होती है कि जो शिक्षक बताने वाला है बस उसको पता है कि हम कैलकुलेशन अंदर कर रहे हैं। बच्चों को कुछ बरला देते हैं कि ट्रिक है, और जब बाद में सवाल हल होते नहीं है तो फिर शिकायत होती है कि ये ट्रिक वर्क ही नहीं कर रही। ट्रिक कभी हर सवाल में वर्क नहीं करती, नियम हर सवाल में वर्क करता है। जो उस सवाल को करने का नियम है, उस जैसे जितने भी सवाल होंगे हर सवाल को करने का एक ही नियम होता है, वो बदलता नहीं है। इसलिए नियम सीखिए, ट्रिकों के पीछे मत भागिए। मैं अपने जो मुझसे बच्चे जुड़ रहे हैं अभी नए, उनसे मैं कहना चाहता हूँ आप मेरे साथ लगे रहिए, आप मेरे साथ जुड़िए। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं जब आप 12th पास होंगे तो आप किसी भी कंपटीशन को देने के लिए सक्षम होंगे। देखो कंपटीशन में मैथ, हर प्रत्येक कंपटीशन में गणित तो आता ही आता है, गणित तो कंपलसरी है। प्रत्येक ऐसी कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है जिसमें मैथ ना आता हो, हर कंपटीशन एग्जाम में मैथ आता है। और मैथ ऊपर पढ़ना जरूरत नहीं है, आप 12th तक का मैथ आपको बस आना चाहिए। 12th तक का अगर आपको मैथ आता है तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को पास कर सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे मुझसे जुड़ेंगे उनको मैथ की बेसिक नॉलेज होगी, बेसिक से लेकर सारी नॉलेज होगी। मेरे जो बता रहा हूं वो सारे नोट्स को बनाते रहें, उनको फॉलो करते रहें, उनको अपने पास रखें। ये नहीं कि आप क्लास पास हो गए नोट्स को कहीं फेंक दें, नोट्स अपने पास रखें हमेशा, उनको हमेशा रिवीजन करते रहें। जैसे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपको ये ना हुआ लगे कि मैथ में पढ़ना, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये हमारी गारंटी है। जो आपने 12th तक मैथ पढ़ लिया है उसके अलावा जो भी आप किताब लाएंगे आपके सवाल खुद हल करना सीख जाएंगे। एक का सवाल नहीं हल, कुछ सवाल नहीं हल होते हैं, उनके लिए हम जब इतना मैथ हम पढ़ चुके हैं उनके लिए हम नहीं हल कर सकते क्या। कुछ ऐसा भी होता है कि यहाँ पर सिलेबस में नहीं है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिलेबस में है। तो जब हमारे पास इतना सारा मटेरियल है तो उसके द्वारा हम उन सवालों को भी हल कर सकते हैं। इसीलिए अपने बच्चों को, मैं उनके अभिभावकों को कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को मेरी क्लास के द्वारा जोड़िए, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए, पढ़ाइए आप उनको। और उन गारंटी देता हूं किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में वो बच्चे सबसे आगे होंगे मैथ में। अन्य सब्जेक्ट की गारंटी हम पढ़ा नहीं रहे तो हमने आपसे क्यों दें। फिलहाल हम 6 से 12 तक का मैथ पढ़ाएंगे आगे, और बेसिक से लेके शुरू करेंगे, और हर चीज कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए आप बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा छात्रों को हमारे साथ जोड़ें। ठीक है, हम सवाल को लौटते हैं, बीच बीच में ऐसे हम बताते रहेंगे आपको। सवाल क्या है, रेल की पटरियां काटती या नहीं है। देखो इनको हल करने के लिए पहले हम समीकरणों को लिख लेते हैं। x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरी समीकरण है 2x प्लस 4y माइनस का 12। देखो इसको हल कर सकते हैं, थोड़ा सा 2 कॉमन ले लो, यहाँ बचा x, यहाँ क्या बचा 2 कॉमन ले लिया 2y, यहाँ क्या बचा 2 छंग 12 इक्वल टू 0। 2 को नीचे ले जाएंगे, 0 से भाग कर देंगे, क्या आएगा 0 ही आएगा।
माइनस का 6 बराबर 0। ये समीकरण क्या है? 2 है, ये क्या है? 1 है। अब इनको हल कर लेंगे हम। देखो, एक तो तरीका हमने आपको बता चुके हैं, उससे समांतर चेक कर सकते हैं, और दूसरा प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम हल करेंगे, क्योंकि वही हम सीख रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, किसी एक चर को एक तरफ, बाकी दूसरे को एक तरफ, उसका मान दूसरे समीकरण रख देंगे हम। ठीक है, इससे हल कर लेते हैं हम। x बराबर, दोनों पद उधर ले जाएंगे, 4 माइनस के उधर पहुंच जाएंगे प्लस में, ये 2y प्लस में उधर पहुंच जाएंगे माइनस का 2y। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है, क्या होगा देख लीजिए। x का मान क्या है? 4 माइनस 2y प्लस 2y माइनस 6 बराबर, ठीक, ये क्या हो गया? ये हो गया माइनस 2y प्लस 2y, माइनस के 6 प्लस के 6 ज्यादा है, प्लस माइनस के 6 प्लस के 4, बचे माइनस का 2 बराबर 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ये माइनस को भी उधर ले जाएंगे तब भी 2 बराबर 0 हो जाएगा। ये क्या आ गया? ये दोनों साइडें बराबर नहीं है। देखो, अगर साइडें दोनों बराबर आ जाती तो रेखा कैसी हो जाती है? संपाती हो जाती। साइडें दोनों बराबर नहीं है और इसका कोई निश्चित हल नहीं है। साइडें दोनों बराबर नहीं है और इसका कोई निश्चित हल नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, और इसका कोई निश्चित हल नहीं है। निश्चित नहीं, कोई, अगर साइड बराबर नहीं है तो उसका कोई हल ही नहीं है। कोई, हाँ, निश्चित हल या हल ही नहीं है, कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं होता है तो समीकरण क्या होती है? समांतर होती है। तो रेखाएं समांतर होंगी, और रेखा समांतर होंगी तो रेल की पटरी एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। रेल की पटरियां एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ठीक है, क्या आंसर है? रेल की पटरियां एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी। ठीक है, ऐसे सवाल को हल करते हैं, बहुत सरल सवाल है, ऐसे सवाल को हल करते हैं। ठीक है, क्योंकि नियम सीख जाइए और हमारे साथ बने रहिए। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम आपको लगातार पढ़ाते रहेंगे। और जो किताब है ना, अपना सिलेबस में किताब है, इसके अलावा भी अन्य किताबों से और पेपर में आए हुए सवालों को भी हम लेकर आएंगे, आपको हल कराएंगे यहाँ पर बोर्ड पे, ताकि आप उन सवालों से रूबरू हो सके और अपने आप को चेक कर सकें कि हमने चैप्टर तो पढ़ लिया, किताब के सवाल तो हल हो गए, क्या हम और सवाल हल कर सकते हैं। देखो, पेपर में आपके जो सवाल आएंगे वो जरूर नहीं कि आपकी किताब से आए, वो कहीं से भी आ सकते हैं। बस आपको नियम पता होना चाहिए। आपको नियम पता होंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप अपने सारे सवाल को हल करते चले जाएंगे। ठीक है, कोई भी सवाल छूटेगा नहीं आपसे। हमारी क्लास आज की यही समाप्त होती है। जय हिंद।